साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार आप तमाम क्रांतिकारी साथियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मुखातिब हूं लॉर्ड्स एनसीआर पर, जहां पर आपको आपके कानून के बारे में अक्सर मैं रूबरू होता हूं, बताता हूं कानून के उन तमाम दावपेच को, रिमेडी को और आपसे जुड़े केस के उन तमाम हिस्सों को आपसे मैं साझा करता हूं ताकि आप देश और दुनिया के बारे में, इस संविधान के बारे में, आपके द्वारा आपके संविधान के द्वारा दिए गए कानून है उनके बारे में आप जान सके, समझ सके। आज मैं दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। आप सभी को पता है कि संसद में 3 बिल पास किए गए हैं। अब जो सीआरपीसी है वो चेंज हो चुका है, आईपीसी भी चेंज हो चुका है और जो एविडेंस एक्ट है वो भी चेंज हो चुका है। बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स ने कहा कि कब से ये इंप्लीमेंट होगा, क्या क्या चेंज हुए हैं, तो ये तो विस्तार से आपको एक नई वीडियो, अलग एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंज हुए हैं। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि सारे सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को देखा जाए तो नए जो लॉ पास हुए हैं, आईपीसी को अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा और एविडेंस एक्ट को जो है साक्ष्य विधेयक के रूप में जाना जाएगा। तो ये चेंजेस हुए हैं, तीनों जो लॉ का नाम है वो चेंज कर दिया गया है। अब इन नामों से जो नए नाम प्रपोज किए गए हैं, बल्कि संसद में पास किए गए हैं, उसके बाद राष्ट्रपति ने अंतिम मुहर भी लगा दी, तो अब ये कानून बन गया है। कब से इंप्लीमेंट होगा ये सरकार तय करेगी कि कब से इंप्लीमेंट होगा, उसके लिए कोई स्पेशल नोटिफिकेशन आएगा, अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर आप इन तीनों कानून, जो तीनों बिल पास हुआ है, अगर इस पर आप गौर करेंगे तो मुझे लगता है कि मैंने जितना स्टडी किया है 80% वही है जो सीआरपीसी पुराना था, आईपीसी था और एविडेंस एक्ट था, सब कुछ वही है, प्रोसीजर वही है। सिर्फ 15% या 10% मामूली कुछ चेंज हुए हैं, कुछ मूलभूत चेंज हुए हैं और वो ये है कि भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को एक नए अपराध की कैटेगरी में डाला गया है, जबकि तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राजद्रोह को, देशद्रोह को हटा चुका है, लेकिन अब यह सियासत्ता यानी जो मौजूदा जो बिल पास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, अभी कुछ ही दिन पहले, इसमें फिर से देशद्रोह को कंसीडर कर लिया गया है, देशद्रोह को फिर से इस बिल में रखा गया है। तो ये एक चेंजेज है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हटा दिया था और कुछ दिन के लिए देशद्रोह का मुकदमा किसी पर भी ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली नोटिफिकेशन दिया था, ऑर्डर पास किया था और सरकार को भी गाइडलाइन दी थी। दूसरा, आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधियों जैसे विशेष रूप से कानून का हिस्सा था, ऐसा कोई भी आतंकवादी जो कृत्य था जो कि रोकथाम अधिनियम के लिए अलग अलग आप कह सकते हैं कि वो राज्य के हिस्सा हुआ करता था, अब ये भारतीय न्याय संहिता में शामिल कर लिया गया है। इसी तरीके से पॉकेटमारी, जो छोटे छोटे अपराध हैं, जैसे पॉकेटमारी हो गया, कुछ ऐसे संगठित अपराध जो किए जाते थे, इसके लिए भी प्रावधान पेश किए गए हैं और इस तरह के संगठित अपराधों को निपटने के लिए पहले जो है राज्यों के पास अपने कानून थे, कानून पहले भी थे, वो राज्यों के पास सीमित थे, अब वो सेंट्रल में जो है भारतीय कानून का यानी भारतीय जो न्याय संहिता का हिस्सा हो गया है। इसी तरीके से मॉब लिंचिंग, यानी जब 5 या अधिक लोगों का एक समूह मिलकर किसी जाति विशेष या समुदाय विशेष आदि के आधार पर हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। ऐसा प्रावधान नए कानून में, भारतीय न्याय संहिता में, यानी जो नया बिल पास हुआ है इसमें रखा गया है। इसी तरीके से शादी का झूठा वादा करके किसी फीमेल से, किसी लड़की से सेक्स स्थापित करना, सेक्स संबंध बनाना, सेक्सुअल हरासमेंट करना या फिर जॉब का झूठा वादा करके किसी लड़की के साथ सेक्स करना, उसके साथ संबंध बनाना, फिजिकल रिलेशन बनाना, इंटीमेसी करना, इसको भी अब स्ट्रिक्टली इस बिल में रखा गया है। इसके साथ साथ
अननेचुरल सेक्स, जिसको आप 377 का पार्ट माना जाता था, इसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। व्यभिचार, क्रूरल्टी, इन सबों को हटा दिया गया है और महिलाओं पर ज्यादा जोर दिया गया है। जैसे मैंने अभी बताया कि शादी का झूठा झांसा देकर के, विवाह का झूठा झांसा देकर के, नौकरी का झांसा देकर किसी लड़की के साथ, किसी फीमेल के साथ अगर कोई रेप करता है, संबंध स्थापित करता है, तो ऐसे केस में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान बनाया गया है नई बिल में। व्यभिचार और 377, जिसको अननेचुरल सेक्स कहते हैं, जिसका इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता था, अब इसे पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा, एक और मूलभूत चेंज क्या है कि पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी, लेकिन अब अपराध की गंभीरता को देखते हुए 60 से 90 दिन तक पुलिस जो है अपनी कस्टडी में रख सकता है, पुलिस को रिमांड दी जा सकती है। ये एक नया चेंज हुआ है। पहले जो था 24 घंटे, एफआईआर के 24 घंटे के भीतर कोर्ट में प्रोड्यूस करना था और मैक्सिमम जो था वो आप 7 से 10 दिन तक का मैक्सिमम जो है पुलिस रिमांड दी जाती थी। अब ये 60 से 90 दिन कर दिया गया है, यानी पुलिस को बहुत ज्यादा पावर इस बिल ने दे दिया है। पुलिस की मनमानी इसमें ज्यादा चलेगी। छोटे अपराधों के लिए सजा का एक नया रूप सामुदायिक सेवा को शामिल किया गया है। सामुदायिक सेवा को समाज के लिए लाभकारी बनाया गया है, यानी छोटे छोटे जो लड़ाई झगड़े होंगे वो सामाजिक स्तर पर निपटाया जाएगा। इसके लिए ये अच्छी पहल आप कह सकते हैं सरकार के द्वारा। ये एक अच्छी पहल है कि छोटे छोटे झगड़ों के लिए आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। छोटे छोटे झगड़ों का, छोटे छोटे विवादों का निपटान जो है सामाजिक स्तर पे कर लिया जाएगा। इसको मौलिक रूप दिया गया है। हालांकि ये रूप पहले से है। पंचायती राज व्यवस्था और जो ग्राम प्रधान के राज्य की जो व्यवस्था है उसमें ये तमाम अधिकार पहले भी दिए गए हैं, लेकिन ये आईपीसी में ये प्रावधान बना दिया गया है। अब जो है छोटे छोटे अपराधों को सामाजिक स्तर पे भी किया जा सकता है, उसका निपटारा किया जा सकता है। इसके अलावा जांच पड़ताल में फॉरेंसिक जो है साक्ष्य जुटाने को अब अनिवार्य बना दिया गया है। हालांकि ये जांच पहले भी जुटाया जाता था, जिसे आप एफएसएल की रिपोर्ट कहते थे, लेकिन अब अनिवार्य बना दिया गया है। पहले अनिवार्य नहीं था, अभी अनिवार्य बना दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का जो, जिसको आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, इन तरीकों से अगर कोई अपराध को अंजाम दिया गया है तो उसकी बरामदगी, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी फुटेज, ये जो है ऑनलाइन मोड में करने की बात कही गई है। यानी कोर्ट में आपको पर्सनली फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो, हालांकि कोविड में बहुत सारे कोर्ट में, दिल्ली में तो अमूमन सारे कोर्ट में है, तो इस प्रावधान को बनाया गया है कि आपको हर डेट तारीख पे जाने की जरूरत नहीं है। आप घर से बैठे भी ऑनलाइन भी आप अपीयर हो सकते हैं, ऑनलाइन भी आप कोर्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एफआईआर जांच सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय कर दी गई है। उदाहरण के लिए जब सुनवाई के 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। हालांकि पहले भी ये रूल था, लेकिन अब इसको देखते हैं कितना स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा अब सिर्फ मौत की सजा पाए जाने वाले को सिर्फ वही दया याचिका लगा सकता है जिसे मौत की सजा दी गई है। पहले गैर सरकारी संगठन या नागरिक समाज समूह भी दोषियों की ओर से पार्टी बनकर के कोर्ट में अपील कर सकता था या फिर अपील किया जाता था। अब जो है मौत की सजा पाए दोषी ही दया याचिका कर सकता है, कोर्ट से दया याचिका कर सकता है। जो दया याचिका करने का जो प्रावधान है, राष्ट्रपति से, राज्यपाल से जो भी प्रावधान दिया गया है उसके हिसाब से वो व्यक्ति स्वयं ही दया याचिका कर सकता है। तो ये मूलभूत जो है चेंजेज तीनों कानून में किए गए हैं जो मैंने आपको बताया। बाकी सब एज इट इज है, बाकी सब कुछ वही है जो पहले था, कोई भी चेंजेज नहीं है। अगर देखा जाए तो इससे देश पर एक नया खर्च, एक नया जो बर्डन है वो बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए इलाहाबाद का नाम अगर प्रयागराज कर दिया गया तो उसे आम व्यक्ति को कोई फायदा नहीं है, ना आम व्यक्ति को नुकसान है, क्योंकि आपके टैक्स के पैसे से ही सरकार जो है चलती है। सरकार के जो एम्प्लॉई हैं, जो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट हैं, उनको सैलरी दी जाती है। आपके सारे आप ही के पैसे से सारी चीजें की जाती है। एमपी एमएलए को भी सैलरी दी जाती है। तो देखा जाए तो एक बजट
एक बटन इस देश में बढ़ा है कि जो जो चेंजेस किए गए हैं उसके लिए नई बुक को पब्लिश करना, नई जगह सारे जजेस को ट्रेनिंग देना, जुडिशियल सर्विस से जुड़े हुए तमाम लोगों को ट्रेनिंग देना, ये जो है व्यवस्था करनी होगी। और इस पर सोचिए कितना बड़ा बजट, कितना बड़ा खर्च होगा। तो मूल रूप से मैं तो यही कहूंगा कि इससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, हाँ नुकसान बहुत हो सकता है। मैं आज इस वीडियो को मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने शॉर्ट में आपको सारी चीजें बताई कि किस तरीके से चेंज हुआ है, और आज मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगा या आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अभी तक अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो लॉर्ड्स एनसीआर को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, अपने कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी लिखिए। समय मिलते ही आपके सवालों का जवाब देंगे। आज इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं, फिर नए वीडियो के साथ, नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुखातिब रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।